अस्सलामु अलैकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं उरूज फातिमा। ए वो ज़ात जो तमाम मखलूक़ात का खालिक है, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी साहबजादी सैयदा ताहिरा सिद्दीक़ा खातून जन्नत बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के सदक़े हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। आगाज में सबसे पहले आपको PIA तैयारा हादसे में होने वाली पेशरफ्त के हवाले से खबर देंगे। PIA तैयारे की अबूरी तहकीकाती रिपोर्ट में तैयारे के कॉकपिट क्रू और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को हादसे का जिम्मेदार करार दिया गया है। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं ओन शराजी। कराची में हादसे का शिकार होने वाले PIA तैयारे की इब्तदाई रिपोर्ट एविएशन डिवीजन को मौसूल हो गई है। ज़राए का कहना है कि अबूरी रिपोर्ट में तैयारे के कॉकपिट क्रू और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को हादसे का जिम्मेदार करार दिया गया है, जबकि PIA और CAA को बराबर का जिम्मेदार करार दिया गया है। हादसात की रोकथाम में PIA और सिविल एविएशन अथॉरिटी का तरीक़ेकार भी नाकाम करार दिया गया है कि ब्लैक बॉक्स डाटा से तैयारा में किसी तकनीकी खराबी के शवाहिद नहीं मिले। इब्तदाई रिपोर्ट में हादसा इंसानी गलती से पेश आने का शुबा जाहिर किया गया। हादसे के शिकार तैयारे के आलात और सिस्टम्स की जांच का काम अभी जारी है। इब्तदाई रिपोर्ट में पायलट्स और ATC अमला की तवातर से गलतियों की निशानदेही की गई। पहली लैंडिंग पर जहाज 9000 मीटर के रनवे के दरमियान में आकर टकराया। पहली लैंडिंग के बाद पायलट को जहाज उड़ाना नहीं चाहिए था। दोबारा टेक ऑफ के बाद जहाज को 17 मिनट तक फिजा में उड़ाया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि जहाज शुरू से ही जायद रफ्तार और ऊंचाई पर आ रहा था। जहाज की ऊंचाई मुकर्ररा हाइट से ज्यादा थी। पहली नाकाम लैंडिंग के 12 घंटे बाद तक जहाज के पुर्जे रनवे पर मौजूद रहे। कानून के मुताबिक हादसा के बाद ATC अमला को रिलीव कर देना चाहिए था, लेकिन शाम 7 बजे तक मुकम्मल ड्यूटी करवाई गई। सैयद ओन शराजी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। पाकिस्तान में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के बाद चीन ने भी पाकिस्तानी शहरियों पर नई शर्त आयद कर दी है। पाकिस्तानी शहरियों के लिए सफर से पहले न्यूक्लिक एसिड टेस्ट का सर्टिफिकेट लाजमी करार दिया गया है। चीन में कोरोना वायरस के फैलाव के बाद पाकिस्तान ने चीन से मशावरत के बाद परवाजों का सिलसिला मुनक़ते कर दिया था, जबकि चीनी हुकाम पाकिस्तान जाने वाली हर परवाज को चेक करके भिजवाते थे। अब पाकिस्तान ने भी चीनी हुकाम से मशावरत के बाद दोनों ममालिक के शहरियों की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए नई शराइत आयद की हैं। पाकिस्तान में चीनी सफारतखाने की जानिब से जारी इलामिया के मुताबिक चीन जाने वाले तमाम पाकिस्तानी मुसाफिरों के लिए टेस्ट लाजमी करार दिया गया है। पाकिस्तान से जाने वाले तमाम मुसाफिर 120 घंटे कबल लाजमी तौर पर अपना न्यूक्लिक एसिड टेस्ट का सर्टिफिकेट पेश करेंगे, ताकि ये तस्दीक हो सके कि पाकिस्तान से चीन जाने वाला मुसाफिर मुतासरा नहीं है। इस सर्टिफिकेट का इतलाक न सिर्फ मुसाफिरों बल्कि कारगो, तैयारों और बहरी जहाजों के तमाम अमले पर भी होगा। चीनी सफारतखाने ने पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स पर भी नए प्रोटोकॉल भिजवाए हैं, जिनमें इनको नई हदायत ये दी गई है कि वो मुसाफिरों को बोर्ड करने से कबल फौरी तौर पर एम्बेसी के खसूसी सेल से रवाबित में रहेंगे, ताकि मुसाफिरों को इंतजार की तकलीफ से बचाया जा सके। मारूफ आलिम दीन और मुफस्सिर कुरान अल्लामा तालिब जोहरी की नमाज जनाजा कराची के ग्राउंड इंचोली में अदा कर दी गई है। कराची में अल्लामा तालिब जोहरी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में मजहबी, सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी, अल्लामा शबीर मीसमी, अल्लामा आन मोहम्मद नकवी ने शिरकत की। आमिर खान, फारूक सत्तार, फिरदौस शमीम नकवी ने नमाज जनाजा में शिरकत की। अल्लामा तालिब जोहरी की नमाज जनाजा मौलाना मुस्तफा वजीर ने पढ़ाई। अल्लामा तालिब जोहरी की तदफीन न्यू रिजविया सोसाइटी में की जाएगी। आलमी शोहरत याफ्ता मजहबी स्कॉलर इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के दाई, मुफस्सिर कुरान, शायर, तारीखदान, फलसफी अल्लामा तालिब जोहरी अब हम में नहीं रहे। उनके हालात जिंदगी पर नजर डालते हैं। अल्लामा तालिब जोहरी ने 27 अगस्त 1939 को पटना में अल्लामा मुस्तफा खान जौहर के खानवादे में आंख खोली। क्या पाकिस्तान के बाद हिजरत की और कराची में मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार की। सन 9 हिजरी में कहा पत्थर को चूमो, सन 8 हिजरी में कहा पत्थर तोड़ो। भाई अजीब बात है, जिस पत्थर को कहूँ तोड़ दो उसे तोड़ दो, जिस पत्थर को कहूँ चूमो उसे चूमो। तो जब पत्थर पत्थर बराबर नहीं है तो तुम और मोहम्मद कैसे बराबर हो गए। अल्लामा तालिब जोहरी शायर, मुआरिख और फलसफी थे। उन्होंने कुरान की तफसीर समेत मजहब पर किताबें भी तहरीर की। अल्लामा तालिब जोहरी ने उर्दू शायरी में भी तबा आजमाई। उनकी तसानीफ में हरफ नमू, पस आफाक और शाख सदा शामिल हैं। अल्लामा तालिब जोहरी फन तकरीर में साहिब असलूब थे। एक दिल नशी मुकर्रर होने के अलावा भी अल्लामा तालिब जोहरी की कई जहतें थी। हमने नफ्स को कितना अच्छा बनाया,
फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, और अल्लाह ने फिस्क व फुजूर का इल्हाम उस नफ्स को कर दिया। अल्लामा तालिब जोहरी सरकारी टीवी पर फहमुल कुरान के उन्वान से प्रोग्राम करते थे। कि युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, इस कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह की बेऐबी का ऐलान कर रहा है। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, कायनात का हर जर्रा ऐलान कर रहा है कि हमारा खालिक बेऐब है। और अब तो दामने वक्त में गुंजाइश भी नहीं, और कभी ऐसे भी सुना करो जैसे जुमले आज भी लोगों को याद हैं। सूरह अनफाल कुरान मजीद का 8वां सूरा, आयत का निशान 23, मा कान अल्लाह लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम व मा कान मुअज़्ज़िबुहुम व हुम यस्तग़फ़िरून। सुन हबीब, अल्लाह तेरी उम्मत पे अज़ाब नहीं करेगा जब तक तू मौजूद है। आखिरी जुमला कहने की इजाजत दे दो और फिर मजलिस तमाम, क्योंकि अब दामने वक्त में ज्यादा गुंजाइश नहीं बची। अल्लामा तालिब जोहरी को कई बरसों से पाकिस्तानी उलमा में मरकजी हैसियत हासिल थी। कराची के नश्तर पाक में शाम गरीबा की मजलिस से उनकी शोहरत पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर दुनिया भर में फैल गई। मजलिस के सामीन में मुसलमानों के तमाम तबका फिक्र शामिल थे। हुकूमत पाकिस्तान ने अल्लामा तालिब जोहरी की खिदमात के पेश नजर उन्हें 2010 में सितारा इम्तियाज से भी नवाजा था। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के बाद लाहौर के मजीद 8 इलाके सील करने की तजवीज सामने आ गई है। इलाके सील करने का हतमी फैसला पंजाब काबीना कमेटी बराए कोरोना करेगी। रिपोर्ट करेंगे नबील नकवी। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में कोरोना वायरस के वार जारी हैं, जिसके बाइस पंजाब हुकूमत का अहम फैसला सामने आया। जराये के मुताबिक स्मार्ट लॉकडाउन के तहत पंजाब हुकूमत की जानिब से लाहौर के मजीद 8 इलाके सील करने की तजवीज सामने आई। गुलबर्ग, जौहर टाउन, वर्ल्ड सिटी, DHA, निश्तर टाउन, गुलशन रावी, फैसल टाउन और मॉडल टाउन के मजीद इलाके सील होंगे, जबकि SOPs पर सख्ती से अमल दरामद के लिए इलाकों में दफा 144 भी नाफिज की जाएगी। कोरोना वायरस के 3613 मरीज रिपोर्ट होने की बिना पर मजीद 8 इलाकों को सील करने का फैसला किया गया। इलाकों में 96,229 घर, 2,33,000 खानदान, जबकि 10,69,000 आबादी मौजूद है, जिसको सील करने पर इत्तफाक हुआ। 8 बड़े इलाकों को बंद करके दाखिली और खारजी रास्तों को बैरियर्स लगाकर बंद कर दिया जाएगा, जबकि NCOC ने भी जिला इंतजामिया को लॉकडाउन के एरियाज बढ़ाने और मजीद सख्ती की हदायत भी जारी कर दी हैं। लॉकडाउन कब लगेगा, वक्त का तयन पंजाब काबीना कमेटी बराए कोरोना करेगी। मुकम्मल लॉकडाउन होने वाले इलाकों में कारोबारी सरगर्मियां भी मुकम्मल बंद रहेंगी। ग्रोसरी स्टोर्स, मिल्क शॉप्स और अशिया खोरोनोश की दुकानें खुली रहेंगी। नबील नकवी, सच न्यूज, लाहौर। कोरोना वायरस ने मुल्क भर में पंजे गाड़ लिए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 89 अफराद जाँ बहक हो गए। अमवात की मजमूई तादाद 3590 तक जा पहुंची। मुतासरा अफराद की तादाद में इजाफा हो गया। मुल्क में कोरोना वबा के फैलाव में मजीद इजाफा हो गया। 24 घंटों में मजीद 89 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की मजमूई तादाद 3590 तक पहुँच गयी। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद 1,81,088 हो गयी, जबकि कोरोना से मुतासरा 71,458 मरीज सेहतयाब हुए। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक पंजाब 66,943, सिंध में 69,628 केसेस, खैबर पख्तूनख्वा 21,979 और बलोचिस्तान में 9,476 केसेस सामने आए हैं। इस्लामाबाद 10,912, गिलगित बल्तिस्तान 1,288, आजाद कश्मीर में 845 केसेस हैं। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान कोरोना के मजीद 4,471 केस रिपोर्ट हुए, जबकि 30,520 कोरोना टेस्ट किए गए। अब तक मुल्क भर में 11,02,462 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी कहते हैं कि कोरोना से मुतालिक पूरी दुनिया में तहकीक की जा रही है। आलमी सतह पर माहिरीन कोरोना से बचाव की वैक्सीन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना था कि बजट में वबा के असरात से मुतालिक अरबों के फंड्स रखे गए हैं। मजीद कहा कि एहतियात के जरिए ही कोरोना से बचा जा सकता है। जो ही इसकी कोई वैक्सीन सामने आ जाती है, पाकिस्तान में वैक्सीन अवेलेबल होती है, तो फिर बलूचिस्तान गवर्नमेंट टॉप प्रायोरिटी पे तमाम जो हुकूमती हमारे जो ऑपरेशंस है, जो इक़दामात हैं, जो गवर्नेंस का निज़ाम है, उसके साथ साथ जो टॉप प्रायोरिटी रहेगा वो बलूचिस्तान के आवाम को वैक्सीनेशन की जो फरामी है वो हमारा प्रायोरिटी होगा। और इसी को मद्देनजर रखते हुए बलूचिस्तान गवर्नमेंट
इस बजट में भी हमने 8 अरब रुपए सिर्फ कोरोना और जो वबाई अमराज है जिसमें कोविड ही टॉप पे है उसके लिए 8 अरब रुपए हमने मुख्तस किया और 8 अरब रुपए फेडरल गवर्नमेंट उन्होंने कमिटमेंट किया कि वो प्रोवाइड करेंगे। SOPs के हवाले से बारहा हम गुजारिश करते रहे हैं कि कोई मुश्किल काम नहीं है, मास्क का इस्तेमाल है, अवाइल में मास्क का इस्तेमाल भी मुश्किल था और एकदम उसकी शॉर्टेज भी पैदा हो गई थी। अब तो वाफिर मिकदार में मास्क अवेलेबल हैं जनरल स्टोर्स पे, मेडिकल स्टोर्स, हर जगह। और मिनिमम जो फासला रखना है, हाथ धोना है, यही वो SOPs हैं, यही आपकी वैक्सीनेशन है, यही आपकी मेडिसिन है। कौन सा कोरोना, कैसे SOPs? दादू की मवेशी मंडी में कोरोना SOPs हवा में उड़ा दिए गए। हजारों अफराद ने ना तो फेस मास्क इस्तेमाल किया, ना ही समाजी फासलों का ख्याल रखा। रिपोर्ट कर रहे हैं शुएब तहीम। कौन सा कोरोना, कहां का कोरोना? दादू में पाबंदी के बावजूद मवेशी मंडी सजा ली गई। मवेशी मंडी में शरीक हजारों अफराद ने हुकूमती SOPs को हवा में उड़ा दिया। खरीदार हो या व्यापारी, सब समाजी फासलों की खिलाफ वर्जी करते नजर आए। मवेशी मंडी में आने वाले व्यापारियों का कहना था कि मवेशी मंडियों पर आयद पाबंदियों की वजह से घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। चेयरपर्सन एहसास प्रोग्राम सानिया निश्तर वजीर आजम इमरान खान को ब्रीफिंग दे रही हैं। PM's फोकल पर्सन ऑन पनागा। इसके अलावा आज हमारे साथ 6 डोनर्स मौजूद हैं जिनको मैं बाद में आपकी इजाजत से रिकग्नाइज करूंगी। तो प्रेजेंटेशन प्लीज। नेक्स्ट वन प्लीज। सिविल सोसाइटी कोऑर्डिनेशन के लिए हमने 2 किस्म के दरवाजे रखे हुए हैं। अगर सिविल सोसाइटी, प्राइवेट सेक्टर और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के इदारे हुकूमत पाकिस्तान के एहसास कैश प्रोग्राम में अपना हिस्सा डालना चाहें तो उनके लिए हमने प्राइम मिनिस्टर्स कोविड रिलीफ फंड लॉन्च किया हुआ है और वज़ीर आज़म ने ये ऐलान किया हुआ है कि 1 रुपये के साथ अगर कोई डोनर 1 रुपया डालेगा तो हुकूमत पाकिस्तान उसके साथ 4 रुपये अपने ख़जाने से डालेगी। और इस की जो यूटिलाइजेशन होती है वो एहसास कैश के जरिए होती है और एहसास कैश जैसे कि आपको मालूम है एक बहुत ही गैर सियासी बुनियादों पे एक समाजी तहफ़्फ़ुज़ का प्रोग्राम कोविड-19 के तनाजुर में जारी है और उसकी तमाम तर ट्रांसपेरेंसी और डिटेल्स जो है हम प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई समाजी तहफ़्फ़ुज़ का इदारा कैश ना देना चाहे मगर एनी काइंड सपोर्ट करना चाहे, मिसाल के तौर पे राशन देना चाहे, लंगर खाना लगाना चाहे, पनाहगाह लगाना चाहे, तो उनके लिए हमने 2 तरह के पार्टनरशिप का बंदोबस्त किया हुआ है। एक ऐप के जरिए जो उनकी ज्योग्राफिक लोकेशंस को मैप करेगी और दूसरा हमने एक राशन प्रोग्राम के जरिए एक डेटा शेयरिंग का तरीकाकार बनाया हुआ है जिस पे अभी आपको हम ब्रीफली ब्रीफ करेंगे। नेक्स्ट वन। सबसे पहले जो राशन का जो मैकेनिज्म है, हुकूमत पाकिस्तान 16.5 मिलियन लोगों को, करोड़ लोगों को 1 करोड़ 60 लाख लोगों को की मदद करेगी एहसास कैश से। मगर हमारी 8171 स्कीम बंद हो जाने की वजह से और प्राइम मिनिस्टर्स पोर्टल को बंद हो जाने की वजह से कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी मदद मांग रहे हैं। उसका तरीकाकार हमने ये निकाला है कि उनके लिए एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारी वेबसाइट पे मौजूद है। जब वो रजिस्टर करते हैं तो वो ये डिक्लेरेशन भी साइन करते हैं कि हम उनका डेटा जो है वो डोनर एंटिटीज से शेयर। खबरों का सिलसिला जारी रखते हुए आपको बताएं कि कराची में ईद कुर्बान के लिए एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी का आगाज हो गया है। पहले रोज कुर्बानी के सैकड़ों जानवर पहुंच गए हैं। स्टॉल्स की बुकिंग के लिए फॉर्म मिलना शुरू हो गए हैं। SOPs के तहत व्यापारियों की कतारें लग गईं। तफसील इस रिपोर्ट में। सुपर हाईवे पर मवेशी मंडी में आज से प्लाटों की बुकिंग के लिए फॉर्म का अजरा कर दिया गया। VVIP, VIP और जनरल ब्लॉक्स की अलाटमेंट
पहले आइए पहले पाइए के बुनियाद पर होगी। एडमिनिस्ट्रेटर ब्लॉक में कुरान खानी के साथ बाकायदा काम का आगाज हो गया है। दूर दराज इलाकों से आने वाले व्यापारी और ख्वाहिशमंद अफराद की बड़ी तादाद मवेशी मंडी पहुंच गई। एडमिनिस्ट्रेटर मुजफ्फर हुसैन का कहना है कि कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद होगा। स्टॉल बुकिंग के लिए पहले आने वाले व्यापारियों और ताजरों को प्लाट्स का अजरा हमारी पहली तरजीह है। इस वक्त तमाम लोग आप देख सकते हैं मास्क के साथ यहाँ मौजूद है और सब लोगों से गुजारिश है कि मास्क को जरूर पहनें। साहिवाल, खैरपुर और लाड़काना के व्यापारी मवेशी से लदे ट्रक लेकर पहुंच गए, जो कहते हैं कि स्टॉल्स बुक होते ही जानवरों के साथ पड़ाव डाल देंगे। हमारा टेंट लगता है, अब इंशाल्लाह माल कुछ बैस्कुल में उतार लिया, कुछ पीछे से आ रहा है। अब जैसे ही ये जगह मिलेगी इंशाल्लाह माल उतार लेंगे। 4 गाड़ी आया है और 5 गाड़ी हमारा पीछे भी हैं। शाम को जब मेरे को प्लाट मिला, हम इधर से माल उठा के उस जगह माल अपना खड़ा करेगा। हम भी पहले माल लेकर आए थे, अभी भी लेकर आए हैं और इंशाल्लाह ये आज दफ्तर वाले कह रहे हैं तो आपको ये पर्ची मिल जाएगी और फार्म शाम को मिल जाएंगे और कल ये सारा काम शुरू हो जाएगा। अंदरून और बैरून शहर से अब तक 500 से जायद कुर्बानी के जानवर मंडी आ चुके हैं और जानवरों की आमद का ये सिलसिला जारी है। अशरफ सोलंकी, सच टीवी, कराची। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अल्लामा तालिब जोहरी के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से अल्लामा तालिब जोहरी के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया गया है। अल्लाह ताला मरहूम को अपनी जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। आर्मी चीफ के अल्लामा तालिब जोहरी के अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से अल्लामा तालिब जोहरी के इंतकाल पर इजहार अफसोस करते हुए उन्होंने कहा है कि अल्लाह ताला मरहूम को अपनी जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। आर्मी चीफ ने अल्लामा तालिब जोहरी के अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ भी की। और पेशावर के शहरी आटे की बढ़ती हुई कीमत से परेशान हैं। कहते हैं कि महंगाई की वजह जखीरा अंदोजी है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अवैस महमूद से। जी अवैस। हाँ जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में आटे का बुरान जो था गुज़िश्ता दिनों चढ़ कर बोल रहा था, लेकिन अभी जो है उस पर कंट्रोल जो है वो कर दिया गया है। आटा जो है वो वाफर मकदार में है। रास्ते जो तरसील थी वो खोल दी गई है, लेकिन जो गंदम है वो मिल्स को दी जा रही है, वो महंगे दामों दी जा रही है, जिसकी वजह से जो आटा है वो अभी भी जो है उनकी कीमतें महंगी हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से। सर क्या कहेंगे, आटा जो है वो महंगा होता जा रहा है, क्या कहेंगे इस हवाले से? आटा तो माशाल्लाह पूरे रामपुरा गेट में सबसे ज़्यादा पड़ा हुआ है आटा, लेकिन इतना महंगा हो गया कि इसे कोई खरीद नहीं सकता। पहले 800 का यही आटा मिलता था, लोग बेहिसाब खरीदते थे। आज वही आटा 1200 रुपए का बिक रहा है अभी। हाँ जी बिल्कुल, हमारे साथ एक और शहरी भी मौजूद है, हम उससे भी बात करते हैं, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। अच्छा सर, आप क्या कहेंगे? सर जी, ये आटा जो है ना इतने महंगे हो गए ना, आटे तो गोदामों में बहुत बड़े हुए। 1200 रुपए का, 1300 रुपए का आटा में गरीब आवाम क्या करेंगे? हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि आपने इनकी बात सुनी, इनका भी यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि आटे पे जो है, आटे के रेट्स पे जो है वो कंट्रोल किया जाए ताकि गरीब आवाम को रिलीफ मिल सके। अवैस महमूद पेशावर से हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पेशावर में एक बार फिर पेट्रोल का मसनूई बहरान सर उठाने लगा है। शहर में पेट्रोल पंप बंद होने की वजह से सरकारी पेट्रोल पंप पर शहरियों की तवील कतारें दिखाई देती हैं। अदनान शाहिद से मजीद जान लेते हैं। जी अदनान। जी बिल्कुल, देखें पेशावर शहर के शहरियों की खुशी एक बार फिर मानंद पड़ गई है, क्योंकि शहर के अक्सर पेट्रोल पंप जो है वो बंद हैं। शहरी पेट्रोल के हसूल के लिए दर पदर की ठोकरें खाने में मसरूफ़ अमल दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान स्टेट ऑयल के जो पेट्रोल पंप है वहाँ पर पेट्रोल दस्तियाब है, मगर 100 रुपये से ज़ायद जो बाइक्स में पेट्रोल क्योंकि किल्लत है तो इसी वजह से पेट्रोल ज़्यादा नहीं डाला जा रहा, जिसकी वजह से शहरी जो है उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। इस वक्त मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। सर क्या कहेंगे, एक बार फिर पेट्रोल की किल्लत पैदा हो गई, पेट्रोल पंप्स बंद हैं, क्या मुश्किलात पेश आई? हम भी कोई समझिए कि गवर्नमेंट इसके बारे में कह रही कि भाई 3 दिन बाद मसला हल हो जाएगा, और उन्होंने ये भी ऐलान किया कि भाई निजी पंप जो है वो 50 लाख जुर्माना हम कर चुके हैं, जो कि 30 तारीख तक वो ये हर्जाना भरेंगे।
جی بالکل، جیسے کہ آپ نے ان کی بات سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ کافی مشکلات جو ہیں وہ پیش آ رہی ہیں. پرائیویٹ پیٹرول پمپ جو ہیں وہ تو بند پڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے بھی شہریوں کی مشکلات میں مزید دن پر دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ جو پیٹرول مصنوعی جو بحران پیدا کیا جا رہا ہے اس کو کم کرنے کے لیے اقدامات کریں گے. شکریہ عدنان شاہر. وزیر اعظم عمران خان اس وقت اظہار خیال کر رہے ہیں. پہلے تو یہ ایک وہ اب بات کر رہا ہے، وہ پاکستان کا فنڈ ریزر جو کہ 30 سال سے پیسے اکٹھے کر رہا ہے پاکستان میں. تو مجھے پاکستان کی جو پاکستان کی قوم کا جو جذبہ ہے پیسہ دینے کا، شاید کوئی بھی نہیں اس کو پوری طرح سمجھتا جو میں سمجھتا ہوں. کیونکہ یہ میرے لیے بھی جب میں شروع ہوا پیسے اکٹھے کرنے، تو یہ میرے لیے بھی ایک بڑا ایک عجیب میری زندگی میں ایک تجربہ تھا کہ میں سوچ کچھ اور رہا تھا اور ہوا کچھ اور. سوچ یہ رہا تھا کہ میں پاکستان کے اس اسکول میں گیا جدھر سب سے امیر پاکستانی پڑھتے تھے، تو میں تو سمجھ رہا تھا کہ ادھر سے پیسہ میں اکٹھا کر لوں گا کیونکہ سارے امیر لوگ تھے. لیکن آخر میں پیسہ مجھے عام لوگوں نے دیا. وہ لوگ جو بھی آپ نے بات کی خورشید نے، کہ جو چھوٹی ڈونیشن یہ جو ہمارا 4.5 ارب روپیہ پرائم منسٹر ریلیف فنڈ میں ہے، اس میں 50% چھوٹی ڈونیشنز ہیں، تو عام لوگوں نے ڈونیٹ کیا. تو یہ ایک ہمارے ملک کی بہت بڑی طاقت ہے جو ہم ریلائز نہیں کرتے. ہمارے ملک کے جو لوگ ہیں ان میں بہت بڑا جذبہ ہے خیرات دینے کا، اور یہ اس لیے ہے کہ یہ اللہ میں مانتے ہیں اور آخرت میں مانتے ہیں. کیونکہ مجھے شروع میں نہیں سمجھ تھی، کہ میں سوچتا تھا پیسے والے لوگ تو پیسے نہیں دے رہے، تو عام آدمی پیسے دے رہا ہے جس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں اور کم ہے. تو پھر میں نے ریئلائز کیا کہ یہ ہماری قوم کا جو اللہ سے کنیکشن اور آخرت سے ہے، اس کی وجہ سے لوگ پیسہ دیتے ہیں. تو جو مجھے سب سے زیادہ پیسہ، اور میں 30 سال میں کسی نے اتنا پیسہ پاکستان میں اکٹھا نہیں کیا جو میں نے کیا، تو جو ہمیشہ میں نے دیکھا سب سے زیادہ پیسہ وہ لوگ دیتے ہیں جن میں اللہ میں ایمان اور آخرت میں ایمان ہے. اور یہ میرے لیے آہستہ آہستہ میں نے ڈسکور کیا. جب پاکستانی قوم کا کبھی بھی کوئی چیلنج آیا، ایک تو میں نے جب لوگوں کے پاس کیا کہ کوئی کینسر ہاسپٹل ہی ہمارے ملک میں، کینسر کا مریض اتنا مہنگا علاج افورڈ کر ہی نہیں سکتا عام آدمی، تو اس کے لیے ایک ایسا ہاسپٹل چاہیے کہ پیسے والے لوگ بھی باہر نہ جائیں، اور جو یہاں ہیں ان کو بھی، بیچارے غریب لوگوں کو جو افورڈ نہیں کر سکتے، ان کا مفت علاج ہو. بڑا چیلنج تھا. یہ کہیں بھی دنیا کے اندر یہ ایکسپیریمنٹ کامیاب نہیں ہو جو شوکت خانہ میں. لوگ ریئلائز نہیں کرتے کہ یہ ایک معجزہ ہے کہ کینسر ہاسپٹل جدھر سب سے مہنگا علاج ہے، وہاں 75% مریضوں کا مفت ہر سال علاج ہوتا ہے. اور وہ علاج ہوتا ہے جو کہ ڈیولپڈ ملکوں کے کینسر ہاسپٹلز وہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ 75% مریضوں کا مفت کینسر کا علاج کرے. تو وہ اس لیے ہوتا ہے کہ انہی لوگوں نے کینسر ہاسپٹل بنایا، پاکستانیوں نے، اور یہی لوگ اس کو چلا رہے ہیں. اور جو ہاسپٹل 70 کروڑ روپے میں بنا تھا، آج اس کا خسارہ 75% کینسر کے مریضوں کا مفت علاج کرنے میں جو اس کا خسارہ ہے سالانہ، وہ 12 ارب روپیہ ہے. تو 70 کروڑ کے ہاسپٹل میں 12 ارب روپے کا مفت ٹریٹمنٹ ملتی ہے. تو یہ ایک ٹریبیوٹ ہے اپنی قوم کی، کہ ایک دفعہ لوگوں کو یہ اعتماد ہو جائے کہ جو ہم پیسے دے رہے ہیں وہ ٹھیک جگہ جا رہے ہیں، وہ چوری نہیں ہو رہا ہے. اس کے بعد یہ قوم جتنی کھلے دل کی ہے اور جس طرح یہ خیرات دیتی ہے، میرے نہیں خیال میں دنیا میں اور ایسی کوئی قوم ہے. اور ہم ویسے بھی پاکستانیوں کو دنیا کے ٹاپ ان ملکوں میں سمجھا جاتا جو سب سے زیادہ چیریٹی دیتے ہیں. تو اب میں اپنا دوسرا تجربہ آپ کو بتاتا ہوں کہ جب زلزلہ آیا 2005 میں اور فلڈ آیا 2010 میں. فلڈ آیا تو میں نے وہ سارا جو علاقے دیکھے نیچے تک دریائے سندھ کے ساتھ، وہاں بھی لوگوں کی کمی نہیں تھی. لیکن پرابلم میں نے ایک چیز دیکھی کہ ایک جگہ ساری دنیا پہنچ جاتی تھی جب پتہ چلتا تھا، مثلا بالا کوٹ پتہ چلا جی بالا کوٹ بالکل ڈسٹروائے ہو گیا. تو مجھے یاد ہے میں دوسرے دن جب بالا کوٹ کیا تو 3 میل کا
ट्रैफिक जैम था बालाकोट, 3 मील तक लोग गाड़ियों में सामान लेके जा रहे थे देने के लिए। और फिर जब मैंने ज्यादा उसी जल्जले के इलाकों में फिरा तो पता चला ये कि जिधर तो लोगों को सुनते थे, सुनी सुनाई बातों पे, वहां तो लोग पहुंच जाते थे, लेकिन जिधर नई लोगों को पता चलता था वहां बेचारे लोग भूखे, कोई गाड़ियां लूट रहे हैं, वो बेचारे भूख से बुरे हाल थे। और ये एग्जैक्टली यही चीज हुई फ्लड्स के अंदर कि एक तरफ फ्लड्स में सारे इतना सामान लोगों को दे दिया कि वो बेचना शुरू हो गए, और दूसरी तरफ बेचारे लोग भूखे थे। तो तब मैंने फैसला किया और मैंने डॉक्टर सानिया को कहा कि ये जो अब कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है, ये लॉकडाउन ने जो सिचुएशन क्रिएट की है, ये अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है। ऐसा दुनिया ने कभी इस तरह की सिचुएशन नहीं देखी। हमें तो छोड़ें, हम तो पहले हमारे मुश्किल हालात से निकल रहे थे, लेकिन अगर आप दुनिया में देखें, अमेरिका जैसे मुल्क में मील लंबे क्यूज बने हुए हैं, गाड़ियों में लोग खड़े हैं खाना लेने के लिए, खैरात लेने के लिए। अमेरिका जो दुनिया का सबसे अमीर मुल्क है, क्योंकि ये कभी ऐसी हुआ ही नहीं दुनिया में। इटली के अंदर लोग बेचारे भूखे हैं, लोगों को खाने दिए जा रहे हैं। तो हमारे मुल्क में तो होना ही था, जैसे ही एकदम बंद किया मुल्क। और बशीर साहब, आपने कहा मेरे से अगर वो पूछ लेते सूबे तो मैं कभी इस तरह का लॉकडाउन ना होने देता, क्योंकि जब आप लॉकडाउन करते हैं तो पहले आपको ये सोचना चाहिए कि हमारे लॉकडाउन से माशरे के मुख्तलिफ लोगों के ऊपर क्या असरात आएंगे। तो जब तक आप ये ना सोचें कि जो बेचारा दिहाड़ीदार है, जो गरीब आदमी है, जो छाबड़ी वाला है, जिसका जो कमाई करता है तो बच्चे खाते हैं घर पे, तो जब आपने उनका रोजगार ले लिया तो उनके घर वालों का क्या बनेगा। जब तक आप ये नहीं सोचते, आपको पूरा लॉकडाउन नहीं करना चाहिए था। लेकिन एकदम एक पैनिक सी हो गई, सबने फैसला किया जी वबा फैल रही है। वो यूरोप में देख रहे थे, उनको देखते देखते अब यूरोप के और हालात थे, वुहान सिटी चाइना में और हालात हैं, हमारे हालात ही और थे, लेकिन हमने सख्त लॉकडाउन कर दिया। शुक्र है मेरी बात सुन ली। उसके बाद हालांकि मेरे ऊपर बड़ी तनकीद हुई कि जी देखें, हिंदुस्तान में उसने नरेंद्र मोदी ने कर दिया लॉकडाउन, उसने वो लॉकडाउन किया जो लोग मेरे से तवक्को कर रहे थे मैं करूं। अल्लाह का शुक्र है मैंने प्रेशर रेजिस्ट किया और नहीं किया वो। आज हिंदुस्तान के अंदर जो गुर्बत फैली है, कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता कि कितने लोगों का क्या हाल बना है। 34% जो रिसर्च आई है, 34% अवाम इस वक्त या भूखी है या बीमारियों की तरफ जा रही है या भूख की तरफ से उस गुर्बत पे जा रही है जो कुचले जा रहे हैं गरीब लोग। तो हमने लॉकडाउन किया, लेकिन उसके बाहर असरात हैं, और असरात ये हैं बिल्कुल जो अभी मोहम्मद अली तबा ने बात की कि सर्विस सेक्टर जो है वो बिल्कुल तबाह हो गया। होटल्स बंद, शादियां हॉल बंद, जो भी खाने पीने, एक बहुत बड़ा सेक्टर 30% पाकिस्तान सर्विस सेक्टर है। तो इसलिए मैंने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड शुरू किया। इसका मकसद सिर्फ एक था कि हम एक तो बिल्कुल नीचे गरीब लोग हैं, उन तक तो एहसास प्रोग्राम से, और जो बिल्कुल आतिफा आपने ठीक कहा कि कोई मिसाल नहीं है कि इतना ज्यादा कैश इतने थोड़े वक्त में इतने शफाफ तरीके से इतने ज्यादा लोगों में बांटा गया हो। तो वो तो मैं सानिया आपकी और आपकी टीम को खास मुबारक देता हूँ। तो अल्लाह आपको, हम तो अलहदा मुबारक देते हैं, जो अल्लाह इसका आपको देगा, इसमें आपको ब्लेस करेगा, आपके लिए नेमतें बख्शेगा, क्योंकि तो अल्लाह का काम आपने किया और उसकी वजह से अब हम बच गए हैं। नहीं तो आज शुरू में आपको लोगों को याद नहीं, पहले 3 हफ्ते के बाद यहां कोई सारे अटैक कर देते थे, यानी गरीब गाड़ियों वालों को कई दफा जान बचा के भागना पड़ा क्योंकि भूखे लोग थे बेचारे। तो वो जो आपका कैश प्रोग्राम जो आया तो उसने बहुत बड़ा एक रिलीफ दिया। उसके बाद जो मैंने अपना ये जो प्राइम मिनिस्टर फंड है, इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि जो उसमें भी लोग बच गए, मसलन आप जो क्वालिफाई नहीं करते एहसास प्रोग्राम में, लेकिन वो सर्विस सेक्टर में कोई वेटर है, कोई काम कर रहे हैं, बेरोजगार हो गए हैं, तो उनको कैसे हम, तो उसके लिए फिर हमने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड ने
ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان کو اپنے ٹائیگرز کو اپنے والنٹیئر سے ان کی انفارمیشن لیں گے. وہ ہم نے پورٹل فارم کیا اور ان تک پھر اب پیسہ پہنچ رہا ہے. اور میں بھی ابھی لڑکانہ گیا پیسہ ڈسٹریبیوٹ کرنے دیکھنے کے لیے, اور ادھر میں نے یہی دیکھا کہ وہ بیچارے کوئی ترخان ہے, کوئی درزی ہے, کوئی اور کئی مجھے افسوس ہوا کہ لڑکانے میں کوئی اس میں سے 20% چھابڑی والے تھے. تو مجھے ابھی تک یہ نہیں سمجھ آئی کہ چھابڑی والوں کو کیوں بند کر دیا ہم نے. یعنی وہ تو سوشل ڈسٹینس میں ایسے ہی ہے, تو وہ تو سب سے آسان طریقہ تھا کہ لوگوں تک کھانا پینا بھی پہنچتا رہے اور بیچارے ان کے بھی پیٹ, تو وہ بھی بند کر دیے. تو دوسرا ہمارا یہ جو پرائم منسٹر کا ریلیف فنڈ, اس کا صرف مقصد جو لوگ بے روزگار ہو گئے ان کا انفارمیشن ہے, ان کو پیسے پہنچائیں. اور جس طرح 1 روپیہ جو ڈونیشن آتی ہے 4 روپے ہم گورنمنٹ اس کے اوپر ایڈ کرتی ہے اور تاکہ ہم زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں. لیکن جو آج ثانیہ نے جو ڈونرز کو اکٹھا کیا, ڈونرز کو ان کے ساتھ, یہ سب سے بہترین طریقہ ہے کہ ہم ایک پوری ویب سائٹ کے اوپر انفارمیشن دیں لوگوں کو کہ جو لوگ بھی مدد کرنا چاہتے ہیں ان کو پتا تو چلے کہ وہ مدد کدھر کرنی, کدھر مستحق لوگ ہیں. تو وہ جو پورا میپ بنایا ہوا ہے اور پوری ایک سپاٹس بتائے ہوئے ہیں کہ کہاں کہاں لوگوں کو ضرورت ہے, یہ میرے خیال میں یہ سب سے بہترین کام ہے. اور یہ ہمیں مسلسل کرنا چاہیے. یعنی ہمیں گورنمنٹ, ہماری جو ویو ہے کہ ہم نے پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنانا ہے, ہم نے جو مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں, ہمیں سب کو یاد, پھر سے میں بار بار دہراتا ہوں, دنیا کی پہلی فلاحی ریاست بنی تھی. اور اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ بجائے سارا پالیسی بنے طاقتور کے لیے, نچلے طبقے کو اٹھانے کی کوشش کرے. تو وہ یہ قدم ہے جو کہ ہم کانسٹنٹلی یہ انشاءاللہ جب کرونا کا بھی ختم بھی ہوتا ہے تو تب بھی ہم یہ مسلسل ڈونرز کو اور جو جن علاقوں کے اندر لوگ مستحق ہیں ان کو ہم خود ہی جوڑتے رہیں گے, تاکہ گورنمنٹ بیچ میں ہی نہ آئے. ایک طرف ڈونر ہے وہ ڈائریکٹلی دے پیسے ادھر جدھر کے مستحق لوگ ہیں. اور پھر جو آخر میں یہ جو لنگر اور یہ جو ہم نے پناہ گاہ بنائی ہیں, یہ تو ہم نے کرونا سے پہلے ہی اس نتیجے پہ پہنچ چکے تھے کہ پاکستان میں جو لوگ سڑکوں کے اوپر سوتے ہیں, کیوں سڑکوں پہ سوتے ہیں؟ سردیوں کی انتہا ہوتی, جب ٹھنڈ یا اسلام آباد میں 0 ڈگریز پہ ہوتا ہے تو بیچارے لوگ فٹ پاتھ پہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں. لاہور میں ہم شروع سے بھی دیکھتے ہیں داتا صاحب کے باہر وہاں ساری سڑکوں کے اوپر لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ ایک ہمارے معاشرے کے لیے اتنی شرمناک چیز ہے کہ ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ یہ بیچارے لوگ, پہلے تو پوچھیں سڑکوں پہ کیوں سوئے ہوئے ہیں. سڑکوں پہ وہ اس لیے زیادہ تر سوتے ہیں, وہ آتے ہیں کام ڈھونڈنے شہروں کے اندر. شہروں میں کیوں کام ڈھونڈنے آتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے بچے پالے ہوتے ہیں, وہاں ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا. اب وہ شہر کے اندر اگر ان کو جب دہاڑی لگانی ہے انہوں نے اور اس سے بچوں کو پالنا ہے, تو ان کے پاس کتنا پیسہ ہوتا ہوگا کہ وہ ایک کرائے پہ جگہ بھی لیں, پھر انہوں نے کھانا بھی کھائیں, تو ان کے پاس کتنا پیسہ بچتا ہوگا اپنے بیوی بچوں کے لیے. تو ادھر سے ہم نے یہ پناہ گاہ کا کانسیپٹ لے کے آئے کہ بجائے وہ سڑکوں پہ سوئیں, ہم ان کو عزت سے ایک جگہ پہ ٹھہرائیں, ان کو نہانے کے لیے ہو, ان کو پانی ہو, ان کو کھانا ملے. تو اس سے کیا ہوا, جب آپ ادھر پناہ گاہ میں, اور میں بڑی اپنی پارلیمنٹیرینز کو, اپنے میں منسٹرز کو کہتا ہوں کہ آپ ضرور پناہ گاہ میں جا کے ان کے ساتھ کھانا کھائیں اور پوچھیں ان سے کہ آپ کے کیا مسئلے ہیں. اور زیادہ تر پتہ چلے گے کہ وہ دور دراز علاقوں سے یا شہر سے ادھر سے آئے ہیں, ان کے پاس پیسے نہیں ہے, کرایہ نہیں ہے رہنے کے لیے, لیکن وہ جو پیسہ سیو کرتے اپنے بیوی بچوں کو بھیج دیتے ہیں. تو یہ ایک بگننگ ہے جو میری ویژن ہے کہ انشاءاللہ انکریمنٹلی ہم اپنے ملک کو لے کے جائیں گے جس میں رحم ہو, احساس ہو اپنے اس طبقے کا جو اپنی مدد نہیں کر سکتا. اور یہ بھی آپ کا عارف بڑا اچھا آپ کا آئیڈیا ہے کہ, اور میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ ہم تھوڑے اور آرگنائز ہو جائیں تو ہم یہ جگہ باقاعدہ جگہیں بتائیں گے جدھر باہر سے لیبر آتا ہے, جدھر اس کو چاہیے ہوتا ہے ٹھہرنے کا, جدھر کام کرنے کی جگہوں کے پاس. پھر ہاسپٹلز کے اندر, اب کئی دفعہ ہاسپٹلز میں ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے ہاسپٹل باہر سے لوگ آتے ہیں, ان کے لوائقین, وہ تو مریض اندر ہوتا ہے تو لوائقین کے پاس جگہ نہیں ہوتی, وہ بیچارے باہر سو رہے ہوتے ہیں,
ان کے لیے تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم انکریمنٹلی انکریز کرتے رہیں گے یہ پناہ گاہ پاکستان میں. اور ہم لوگوں کو، اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ خود ہی کھانا بھیجنا شروع ہو جاتے ہیں. جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے پناہ گاہ ہے، علاقے کے لوگ جا کے وہاں دیگیں بھیجنی شروع ہو جاتے ہیں، کھانا بھیج. تو کیونکہ لوگوں میں جذبہ ہے. صرف جو لوگوں کو ایک چیز کانفیڈنس چاہیے کہ کیا جو ہم پیسہ ڈونیٹ کر رہے ہیں یہ ٹھیک جگہ جا رہا ہے، بس یہ کانفیڈنس ہم اس گورنمنٹ نے دینا ہے. ہم نے اس میں یہ جو میرا پرائم منسٹر ریلیف فنڈ ہے، اس کا ایک ایک ہم آپ کو بتائیں گے روپیہ کدھر جا رہا ہے. ہم جتنے لوگوں کے آپ کی لسٹیں دیں گے، جن لوگوں کو اب تک یہ جو بے روزگار لوگ ہوئے ہیں، جو ان کو ہم 12,000 روپے جو بھیج رہے ہیں، ان کی باقاعدہ لسٹیں سب پبلش کریں گے کہ کس شہر میں یہ پیسے جا رہے ہیں. اس میں پوری ٹرانسپیرنسی دیں گے. احساس پروگرام سارا ٹرانسپیرنٹ ہے ہمارا. اب تک کوئی اس کے اندر کوئی پولیٹیکل موٹیویشن نہیں ہے پیسے دینے میں. سارا اسیس کیا جاتا ہے ناترا کے ڈیٹا بیس سے، اس کے مطابق انفارمیشن ٹیکنالوجی کا پورا استعمال کرتے ہوئے شفافیت سے پیسہ جاتا ہے. یہ تو اور زیادہ آسان ہے، جدھر ہم نے ڈونرز کو اور جو مستحق لوگوں کو ان کو خود ہی اکٹھا کر دیں، وہ خود ہی ایک دوسرے کو پتہ چل جائے کہ گورنمنٹ بیچ میں ہی نہیں آتی. اور یہ جو پناہ گاہ ہے، اس کا سارا کچھ ہمارے آڈیٹڈ ہے، سارے اکاؤنٹس ہمارے. اس میں ہم بالکل یہ اچھا آئیڈیا کہ اگر ہم آہستہ آہستہ جب زیادہ ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیں، سپاٹس جدھر پناہ گاہ کی ضرورت ہے، تو ادھر ہم کئی جگہ پہ گورنمنٹ جدھر سمجھتی ہے کوئی ڈونر آنا چاہے تو ان کو پھر کہیں گے کہ وہ ڈائریکٹلی اسپانسر کر دیں ایک پناہ گاہ. میں پھر سے آخر میں ثانیہ آپ کا اور آپ کی ٹیم کا خاص طور پہ پاکستان کی طرف سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ کا کام کیا آپ نے. آج ہمارے اگر حالات ہندوستان کی طرح اتنے برے نہیں ہیں تو اس میں ایک وجہ بہت بڑی آپ کے احساس پروگرام کی ہے، اور دوسری یہ کہ شکر ہے ہم نے اس طرح کا جو ہندوستان میں نریندر مودی نے جس طرح کا کرفیو نہیں لگایا، ہم نے وہ نہیں کیا، تاکہ ہم نے پھر بھی نیچے چلنے دیا، کام کنسٹرکشن شروع کر دی. ابھی بھی میرے خیال میں ابھی جب اگلا یہ جو ہمارا سال ہے، اس میں چیلنج صرف ہمارا یہ ہے کہ ہم کیسے لوگوں کو کام پہ بھی اپنے کاروبار بھی کرتے رہیں، ان کو روزگار بھی ملتا رہے، اور ساتھ ساتھ کیسے لوگوں کو احساس دلوائیں کہ آپ کو یہ ان شرائط کے مطابق، ان کنڈیشنز، ان ایس او پیز کے مطابق آپ کو کام کرنا ہے، آپ کے لیے. یہ ایک پورا پروسیس ہے. اب ہم پوری اس کے اوپر کیمپین چلنے لگی ہے، ایک میڈیا کیمپین. اپنے جو والنٹیئرز ہماری ٹائیگر فورس ہے، ان کو اب ہم جگہ جگہ بھیجنے لگے ہیں پورا انفارمیشن. اور سچ نیوز میں یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد عالمی منظرنامے سے آپ کو خبر دیں کہ بھارت نے نیا تنازعہ کھڑا کیا تو 1962 سے زیادہ رسوا ہوگا. چینی اخبار مودی کے فوجیوں کی بہادری اور مضبوطی کا پول بھی کھول کر رکھ دیا. بھارت جانتا ہے وہ چین سے جنگ نہیں کر سکتا، اخبار میں واضح کر دیا گیا. چینی اخبار نے مودی سرکار کو آئینہ دکھا دیا. اخبار کے مطابق بھارت جانتا ہے وہ چین سے جنگ نہیں کر سکتا. اس نے نیا تنازع کھڑے کیا تو 1962 کی تاریخ دہرائی جائے گی. گلوبل ٹائمز نے لکھا کہ مودی سخت بیانات دے کر محض انتہا پسندوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ساتھ ہی صورتحال کو ٹھنڈا کرنے کے جتن میں ہیں. اخبار میں مشورہ دیا گیا کہ پڑوسیوں سے الجھنا بھارت کے لیے اچھا نہیں. بھارت اپنے ملک میں کورونا کی وبا اور معاشی مسائل پر توجہ دے. اخبار نے یہ بھی لکھا کہ بھارتی حکام چاہتے ہیں کہ انتہا پسند لداخ میں چینی فوجیوں کی اموات کی تعداد سے متعلق اندازے لگاتے رہیں اور چین کی جانب سے تعداد سامنے نہ آئے. گلوبل ٹائمز نے مزید لکھا کہ چین تنازع نہیں چاہتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بھارتی جارحیت سے خوف زدہ ہے. ادھر گلوان ویلی میں چین کے ہاتھوں بھارتی فوجیوں کی ہلاکت سے متعلق جھوٹا بیان مودی کو بھاری پڑ گیا ہے. انہیں اپنے ہی ملک میں کڑی تنقید کا سامنا ہے. اپوزیشن رہنما راہل گاندھی نے نریندر مودی کو سرنڈر مودی کا نام دے دیا. اور اب بات کریں گے موسم کی بدلتی رتوں کی. ملک کے بیشتر علاقوں میں گرمی کی لہر برقرار رہے گی. بلوچستان، جنوبی پنجاب اور بالائی سندھ میں کہیں کہیں گرد آلود ہوائیں چلنے کی پیشگوئی کی گئی ہے. رواں ہفتے شدید گرمی کے وارڈ سہنا ہوں گے، جبکہ محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا. رواں ماہ کے آخر میں مانسون بارشوں کی بھی نوید سنا دی.
मुल्क भर में दिन भर सूरज आग बरसाएगा। इस्लामाबाद में मौसम गर्म और खुश रहने की तवक्को है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में शदीद गर्म रहेगा। ताहम कश्मीर और इससे मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। पंजाब के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि जनूबी इजला में शदीद गर्म रहेगा। ताहम मुल्तान, डीजी खान, भक्कर और लिया में गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है। सिंध के बेशतर इजला में मौसम शदीद गर्म और खुश रहेगा। ताहम इस्लामाबाद, थर पारकर, नगर पारकर, ठट्ठा, बदीन और कराची में गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। इस दौरान शाम को सखर, लाड़काना और शहीद बेनजीर आबाद में गर्द आलूद हवाएं चलने की पेशनगोई की जा रही है, जबकि शुमाल मशरकी बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब और बलाई सिंध में गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।